दोस्तों, गोलियों की तड़तड़ाहट से मुंबई का पूरा जुहू बीच कांप जाता है और एसपी विक्रम सिंह राठौर अपने पुलिस जीप में बैठकर जाना ही चाहते थे। तभी माफिया जितेंद्र अपने 6 शूटर के साथ उन्हें घेर लेता है। अब बोलता है, एसपी तूने मेरे भाई को मारा है, अब तुम जिंदा बच के नहीं जा सकते, लेकिन तुम्हें मैं इतना आसान मौत नहीं दूंगा, तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। तभी एसपी विक्रम सिंह उसे देखकर मुस्कुराते हैं। अब बोलते हैं कि मैंने अंडर कवर ऑपरेशन चला रखा है, ये शायद तुम्हें नहीं मालूम, और जब तक तुम्हें मालूम होगी तब तक तुम सोचने और समझने के लायक नहीं रहोगे। आज दोस्तों, इसके साथ ही फिर से एक बार मुंबई का जुहू बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज जाती है। इस बार गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ कई चीखें भी बुलंद होती है और इस चीख के साथ माफिया जितेंद्र सिंह और उसके शूटर सारे मारे जाते हैं। एसपी विक्रम सिंह राठौर जंप करके अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उन लाशों को देखते हुए बोलते हैं, अब समझ में आया अंडर कवर ऑपरेशन क्या होता है। और दोस्तों, फिर उन सब के पैर में रस्सी बांधकर एक बोट पे टांग देते हैं और उसके बाप, जो कि बहुत बड़ा नेता, बहुत बड़ा मंत्री था, उसे फ़ोन कर देते हैं कि अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर लो। उसके बाद जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब होता है। दोस्तों, इस कहानी में जानेंगे एसपी विक्रम सिंह राठौर के दोस्त एसपी इंद्र प्रताप को माफिया ने कैसे मारा और उसका बदला लेने के लिए एसपी विक्रम सिंह राठौर कैसे रौद्र रूप अपना लेते हैं और कैसे माफियाओं का और नेताओं की छुट्टी कर देते हैं। आइए दोस्तों, पूरी कहानी को जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा, पूरी कहानी लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी हमें सपोर्ट करते हैं, ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत मुंबई के वीर माता जीजाबाई कॉलेज से होती है। वहाँ 2 दोस्त थे, पहला का नाम था विक्रम सिंह राठौर और दूसरा का नाम था इंद्र प्रताप सिंह। दोनों के पिता फौज में थे और जाहिर सी बात है दोस्तों, बहादुर पिता के, फौजी पिता के बच्चे भी बहादुर होते हैं, उनके भी खून में देशभक्ति बहती है। इसलिए दोनों लड़के विक्रम सिंह राठौर और इंद्र प्रताप सिंह काफ़ी देशभक्त थे। दोनों ने एनसीसी ज्वाइन कर रखा था और कराटा क्लास भी करते थे। रनिंग, निशानेबाजी, कराटा सब में नंबर 1 थे। उन दोनों का सपना था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही यूपीएससी की तैयारी करेंगे और पुलिस ऑफिसर बनकर अपने देश की सेवा करेंगे। और ठीक दोस्तों, ऐसे ही होता है, दोनों का ग्रेजुएशन समाप्त होता है और यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं और दोनों यूपीएससी क्वालिफाई हो जाते हैं। उन्हें आईपीएस रैंक मिलता है और मुंबई कैडर। दोनों दोस्त ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं। दोनों ट्रेनिंग भी साथ साथ करते थे और ट्रेनिंग में भी दोनों नंबर 1 आते हैं, अव्वल आते हैं। दोनों के अंदर देशभक्ति और वीरता कूट कूट के भरी हुई थी। दोनों की ट्रेनिंग भी समाप्त हो जाती है और दोनों को अलग अलग ज़िले में भेज दिया जाता है बतौर एसएसपी के रैंक पर। दोनों अपना काम ईमानदारी और लगन से करने लगते हैं, लेकिन दोनों की सोच में आकाश और ज़मीन का अंतर था। दोनों बहादुर और देशभक्त तो थे, लेकिन दोनों का काम करने का तरीका अलग था। इंद्र प्रताप सिंह, इनका काम करने का तरीका था कानून के माध्यम से। ये अपराधी को पकड़ते थे, गुंडे मवाली को पकड़ते थे, माफिया को पकड़ते थे तो कानून से सज़ा दिलवाते थे। इनके ऊपर एफआईआर करते थे, कोर्ट में पेशी करते थे और महीनों सालों तक केस चलता था, तब जाके सज़ा होती थी और फिर वो अपने लाइजन, चेक और जेक के बल पर बाहर निकल जाते थे। लेकिन विक्रम सिंह राठौर, उनका काम करने का तरीका अलग था। उनका सोच था ये गुंडे मवाली को सरकारी मेहमान नहीं बनाना और मुफ्त की रोटी तोड़ने नहीं देना। उनका कहना था फैसला ऑन द स्पॉट। और दोस्तों, वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं और एनकाउंटर ऐसे करते थे जैसे कोई सिग्नेचर करता हो। और जिस भी इलाके में जाते हैं पोस्टिंग, वहाँ गुंडे और माफिया अपना एरिया बदल लिया करते थे। उनका एक ही कहना था, या तो अपराध छोड़ दो, नहीं तो राम नाम सत्य की यात्रा पर निकाल दिए जाओगे। गुंडे मवाली चाह कर भी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। कई बार बड़े ऑफिसर से झगड़ा भी हो जाता था, लेकिन लोग किसी की बात नहीं मानते। इस कारण कई बार वो सस्पेंड भी रह चुके थे। अब दोस्तों, बात करते हैं एसएसपी इंद्र प्रताप सिंह की। इनके काम करते हुए 4-5 साल हो चुके थे। अब ये प्रमोट होकर एसपी बन चुके थे और इन्हें एक ज़िले का प्रभार दे दिया गया था और इनके अंदर कई थाना आता था। दोस्तों, उसी जिला में एक नेताजी थे जिनका नाम था रामधारी सिंह। उनके 2 बेटे थे, एक बेटा अमरेंद्र सिंह और दूसरा जितेंद्र सिंह। ऐसे तो दोनों बेटे नंबर 1 गुंडा, नंबर 1 माफिया थे। किडनैपिंग, बलात्कार, ये सब उनका पेशा था। बच्चों का किडनैप करना, लड़कियों का किडनैप करना
उनका किडनी गुर्दा निकालना, आंखें निकालना, उन्हें सेल करना। उन्होंने बहुत पैसा शेयर मार्केट में लगा रखा था, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी करते थे और शेयर मार्केट से भी बहुत पैसा कमाते थे। और उनका नेता पिता जो कि मंत्री था, वो भी कई साठगांठ करके बड़े बड़े ठेका, बड़े बड़े गुंडों से संपर्क करके बहुत अथाह पैसा कमाया और सब पैसा को बड़े बड़े कंपनियों में वो लगाते थे। और दोनों बेटे ने बाकायदा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपनी खोल रखी थी अपने अपने नाम से। लेकिन अंदर खाने में वो गुंडागर्दी किया करते थे। सैकड़ों बंदूकधारी गुंडे उनके लिए काम करते थे। अय्याश तो दोनों थे। तभी वो मंत्री का बेटा छोटा वाला, जिसका नाम था जितेंद्र सिंह, जुहू बीच पर घूमने जाता है और एक लड़की उसे वहाँ पसंद आ जाती है। उसे दिन दहाड़े वो गाड़ी में खींच लेता है, यानी कि किडनैप कर लेता है। वहाँ खड़े लोग इसका विरोध करते हैं तो जितेंद्र का गुंडा वहाँ दिन में ही हवाई फायर करने लगता है। लोग डर से पीछे हट जाते हैं और लड़की किडनैप करके उसका बलात्कार भी करते हैं। और बलात्कार करने के बाद सामूहिक बलात्कार करते हैं और लड़की को मार दिया जाता है और एक बोट पर उसे टांग दिया जाता है। और कोशिश ये किया जाता है कि आत्महत्या लगे। जब जुहू बीच पर लोग बवाल मचाते हैं, आम पब्लिक धरना प्रदर्शन करने लगती है, तो ये मैटर काफ़ी उछाल मारता है। पहले तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी इसे आत्महत्या कोशिश करके केस को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि नेताजी का दबाव था, क्योंकि उनके सुपुत्र ने यह काम किया था। लेकिन आम पब्लिक की आंखों के सामने किडनैप हुआ था, इसलिए आम पब्लिक धरना प्रदर्शन करने लगे और मामला काफ़ी आगे पहुंच गया और ये केस सौंपा जाता है एसपी इंद्र प्रताप सिंह को, जो कि काफ़ी ईमानदार थे। दोस्तों, एसपी इंद्र प्रताप काफ़ी मेहनत मशक्कत करके सारा सबूत जुटा लेते हैं। बिल्कुल ये बात जग जाहिर हो गई थी और साबित हो जाता कि नेता रामधारी सिंह के छोटे बेटे जितेंद्र सिंह ने ये किडनैपिंग किया है और बलात्कार किया है। अब वो नेता काफ़ी डर जाता है। वो जानता है उसका नाम आम पब्लिक में उछलेगा तो उसका नेतागिरी करना मुश्किल हो जाएगा और पार्टी उसे मंत्री पद से भी हटा सकती है। वो अपना बड़ा बेटा अमरेंद्र से बोलता है कि मामला काफ़ी तूल पकड़ रहा है, इसे हैंडल करो। और इधर नेता भी अपने बड़े बड़े मंत्री से फ़ोन करवा रहा था, डीजीपी साहब को और बड़े बड़े अधिकारी को, लेकिन सब ने अपने हाथ खड़ा कर दिए क्योंकि केस एसपी इंद्र प्रताप के अंदर था। सभी अधिकारी ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया, इंद्र प्रताप बिकने वाले में से नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन नहीं बिकेगा, इसलिए हम लोग कोई सहायता आपकी नहीं कर सकते। दोस्तों, हर जगह से थक हार कर नेता रामधारी सिंह एक दिन एसपी साहब के पास आता है और हाथ जोड़कर उन्हें निमंत्रण देता है, एक बार आप हमारे बंगला में पधारिए, आपका स्वागत है वहाँ। एसपी इंद्र प्रताप बोलते हैं, आखिर बात क्या है? नेताजी बोलते हैं, बहुत ही सरप्राइज है, बस हमें आपका स्वागत करना है, आप हमारे बंगले पर आइए। दोस्तों, सीधे साधे मन के एसपी इंद्र प्रताप नेताजी के बंगले पर पहुंच जाते हैं। बंगला तो बाहर से शांत दिख रहा था, इक्का दुक्का नौकर और बंगले पर एक गार्ड दिख रहा था, जैसे कि बिल्कुल साधारण नेता हो। लेकिन जैसे ही वो बंगले के अंदर प्रवेश करते हैं हॉल में, दोस्तों उनकी आंखें चुंधिया जाती है। कम से कम 20 से 25 बंदूकधारी गुंडे अंदर खतरनाक बंदूक लेकर खड़े थे और बीच हॉल में 2 बड़ा बड़ा सोफा लगा हुआ था और सोफे के बीच में बड़ा सा डाइनिंग टेबल लगा हुआ था और उस डाइनिंग टेबल पर देश विदेश के सबसे महंगे महंगे दारू सजाया गया था। ऐसा कोई ब्रांड नहीं था जो वहाँ नहीं था। और एक तरफ हर देश की स्पेशल डिश स्नैक्स में रखा हुआ था। दोस्तों, ये देखकर एसपी इंद्र प्रताप की आंखें चुंधिया जाती है और वो नेताजी से पूछते हैं, ये सब क्या है? और एसपी साहब की नज़र उन गुंडों के ऊपर फिरने लगती है जिनके हाथों में खतरनाक हथियार थे। तभी नेताजी हंसते हुए बोलते हैं, अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब अपने ही आदमी हैं, आप आराम से बैठिए। और एसपी साहब वहाँ बैठ जाते हैं और नेताजी बड़ा ही खुशामदी लहजे में बोलते हैं कि क्या है ना एसपी साहब, हमारा तो मानना है अतिथि देवो भव, और आप हमारे अतिथि हैं तो देवता के समान हुए, इसलिए आपका स्वागत सत्कार में सब किया गया है। हमारे यहाँ का नियम है, हमारे यहाँ जो भी मेहमान आते हैं हम उनका स्वागत ऐसे ही करते हैं। हमारे यहाँ आने वाला कोई भी मेहमान खाली पेट और खाली हाथ नहीं जाता है, क्योंकि ये मुझे अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, एसपी साहब साफ साफ लहजे में बोलते हैं कि नेताजी आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है, ये बताइए। नेताजी बड़ा ही खुशामदी अंदाज में बोलते हैं कि सर, सुना है आपने मेरे बेटे जितेंद्र की केस की देखरेख कर रहे हैं, आप उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर एसपी इंद्र प्रताप चौंक जाते हैं, क्योंकि वो गुप्त मिशन पे थे और ये बात सिर्फ डिपार्टमेंट के लोग ही जानते थे, इसलिए वो चौंक गए कि नेता को कैसे मालूम। तभी नेताजी बोलता है कि एसपी साहब चौंकिए मत, आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने हमें बताया है और आपके डिपार्टमेंट के लोग हमारे जेब में रहते हैं। और दोस्तों, नेताजी एक सूटकेस खोलते हैं, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट निकालते हैं और बोलते हैं, मुंबई का सबसे टॉप विला प्रिंस विला में आपका एक विला बुक कर दिया गया आपके नाम से, ये है उसके कागज।
फिर नेताजी दूसरा कागज निकालते हैं। अब बोलते हैं जुहू पर 4 रूम का एक बंगला बुक किया गया है और 2 बोट भी आपके नाम से बुक कर दिया गया है, ताकि गर्मी की छुट्टी में बच्चों के साथ आप आराम से वहाँ तफरीह कर सकें। उसका भी डॉक्यूमेंट उन्हें सौंप देते हैं। और तीसरा अपना एक सूटकेस निकालते हैं और सूटकेस खोलते हुए बोलते हैं और खर्चे पानी के लिए ये 20 लाख रुपया है, ताकि आप मौज मस्ती कर सकें। दोस्तों ये सुनकर एसपी साहब मुस्कुराने लगते हैं और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि नेताजी इसके एवज में हमें करना क्या पड़ेगा। नेताजी बोलते हैं ज़्यादा कुछ नहीं, आपने जो मेरे बेटे के खिलाफ इंक्वायरी की है और जो सबूत इकट्ठा किया है वो सारा सबूत मेरे हवाले करना पड़ेगा और इंक्वायरी बंद करनी पड़ेगी। आप चिंता ना करो, आपके सारे बड़े ऑफिसर हमारे साथ हैं, वो आपको कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। दोस्तों एसपी साहब सोफे से खड़े हो जाते हैं। अब बोलते हैं कि नेताजी मेरे पिता फौज में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं, उन्हें 40,000 रुपये पेंशन मिलता है और हमारी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपया है। इतना पैसा हम लोग के लिए काफ़ी है। तभी नेता तैश में आ जाते हैं और बोलते हैं ऑफिसर एक बार सोच लो, आपके मना करने से शायद आपकी नौकरी या आपकी जान जा सकती है। एसपी साहब भी उसी अंदाज में बोलते हैं जान लेना आजकल बहुत ही आसान बात हो गई है, लेकिन किसी की ईमानदारी खरीदना, किसी की ज़मीर खरीदना, किसी की ईमान खरीदना बहुत ही मुश्किल है। नेताजी बोलते हैं कि एसपी साहब एक बार और सोच लीजिए, हो सकता है आपकी जान भी जा सकती है। तभी एसपी साहब बोलते हैं एक आईपीएस अधिकारी से ऊंची आवाज़ में बात करना भी गुनाह है, अपराध है, और आप एक आईपीएस अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही महंगा पड़ेगा। तभी नेताजी बेशर्मी से हंसते हुए बोलते हैं मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। दोस्तों ये कहते हुए अपने शूटर को इशारा करते हैं और शूटर दनादन 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 गोलियाँ चलाता है। वहाँ 5-6 राउंड गोलियाँ चलती, दाएँ दाएँ की आवाज़ गूंजती है और एसपी साहब वहीं सोफा पर लुढ़क जाते हैं। दोस्तों नेता वहाँ के बड़े अधिकारी को फ़ोन करता है। अब बोलता है कि एसपी साहब ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि सभी अधिकारी उसके पैकेट में थे, उससे बिक चुके थे। और दोस्तों इस बहादुर ईमानदार ऑफिसर की मौत को एक सुसाइड में बदल दिया जाता है कि प्रेशर में आकर एसपी साहब ने आत्महत्या कर लिया। लेकिन ये बात उनकी पत्नी को नहीं जमती है, उन्हें हजम नहीं होती है। इतने बहादुर और ईमानदार आदमी कभी अपना पेशेंस नहीं खो सकता। आज दोस्तों अखबार के माध्यम से जैसे ही ये खबर उनका दोस्त विक्रम सिंह राठौर पढ़ता है, और वो भी एक जिले के एसपी बन चुके थे, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनका दोस्त एसपी इंद्र प्रताप सिंह आत्महत्या कर सकते। वो फौरन छुट्टी लेकर उसे घर आते हैं और किसी को नहीं बताते हैं कि वो एक एसपी हैं। उनकी पत्नी से मिलते हैं और सारी बात पूछते हैं। उनकी पत्नी उन्हें सारी बात बता देती है कि एक नेता के बेटा का केस की इंक्वायरी कर रहे थे, जो एक लड़की का किडनैप किया था और बलात्कार किया था और उसे आत्महत्या में बदल दिया था। तब से नेताजी उसके पीछे पड़े हुए थे और मुझे शक है कि नेताजी ने उन्हें मारा है। दोस्तों एसपी विक्रम सिंह राठौर अपने बड़ा अधिकारी को फ़ोन करके कुछ दिन की छुट्टी ले लेते हैं और छुपे छुपे ही वहाँ रहकर इस केस की इंक्वायरी करने लगते हैं। अब बहुत सारा सबूत एसपी इंद्र प्रताप ने इकट्ठा कर रखा था, उनकी पत्नी उन्हें दे देती है। जब वहाँ कई सप्ताह विक्रम सिंह राठौर रहते हैं, उन्हें सारी बात का, सारी सिचुएशन का पता चल जाता है कि पूरे पुलिस वाले करप्ट हो चुके हैं, उनके अपने डिपार्टमेंट के लोग ही गद्दार हैं। दोस्तों कई सप्ताह वहाँ रहकर बहुत सारा सबूत इकट्ठा करते हैं। अब बहुत सारा सबूत पहले से ही एसपी इंद्र प्रताप ने इकट्ठा किया हुआ था, और सारा सबूत मिला के जब ये देख लेते हैं कि नेता और उसका बेटा इस सबूत से काबू आ जाएगा, तब दोस्तों उस सारे सबूत को लेकर सीधा वो होम मिनिस्टर के पास जाते हैं। अब मुंबई के होम मिनिस्टर से बोलते हैं कि मारा जाने वाला एसपी आत्महत्या नहीं कर सकता, वो मेरा दोस्त था, और सारी कहानी, सारी सिचुएशन बताते हैं कि बहुत ही ईमानदार और बहुत ही बहादुर एसपी था, वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकता, अपना पेशेंस खो नहीं सकता, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। और सारा सबूत उन्हें दिखाते हैं और उन्हें विश्वास में लेकर एक स्पेशल ऑर्डर निकालते हैं। और ऑर्डर में ये भी कहा जाता है कि जब विक्रम सिंह राठौर काम करेगा तो उसमें दखलंदाजी कोई नहीं करेगा, न सीनियर न जूनियर। और दोस्तों होम मिनिस्टर से बात करके वहाँ पे पोस्टिंग आते हैं और शुरू करते हैं अंडर कवर ऑपरेशन। और इस अंडर कवर ऑपरेशन में किसी भी पुलिस वाले को शामिल नहीं करते हैं, इक्का दुक्का पुलिस वाले को छोड़कर, जो काफ़ी ईमानदार थे, क्योंकि उनकी बात डायरेक्ट होम मिनिस्टर से होती थी। और उनको बोलकर वो 50 एसटीएफ के जवान को मंगाते हैं और सब काम गुप्त रूप से हो रहा था। एसटीएफ के जवान कहाँ रह रहे हैं, उनकी मीटिंग कहाँ होती थी, किसी पुलिस वाले को भनक नहीं लगता था। और एसपी साहब भी कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किसी पुलिस वाले को भनक नहीं लग रही थी। नेता और उसका बेटा काफ़ी परेशान था, आखिर हो क्या रहा है।
वो बहुत छानबीन, बहुत पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये केस को कौन देख रहा है। उसके बड़े बड़े ऑफिसर बोलते हैं ये केस अभी कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है। उन्हें ये तो पता था कि एसपी विक्रम सिंह राठौर इस केस की देखरेख में है, लेकिन कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ भी नहीं पता पाता। दोस्तों कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे ये बात लीक होने लगती है कि एसपी विक्रम सिंह राठौर ये केस की देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि एसटीएफ के जवान के साथ कई गुंडों का एनकाउंटर वो कर चुके थे। और धीरे धीरे जो भी सबूत था वो मीडिया में देते जा रहे थे और मीडिया उसे हाईलाइट करते जा रही थी। जैसे ही हंगामा होता है और जैसे ही ये खुलकर आता है कि किडनैपिंग करने वाला और सामूहिक बलात्कार करने वाला नेता रामधारी सिंह का बेटा है, दोस्तों पार्टी उस मंत्री को अपनी पार्टी से निकाल देती है। मंत्री पद भी चला जाता है, विधायकी भी छीन ली जाती है। दोस्तों इससे वो मंत्री काफ़ी बौखला जाता है। अपने बड़े बेटे अमरेंद्र को बोलता है चाहे जो कुछ भी हो इस एसपी का भी कुछ न कुछ करो। वो पुलिस वाले को भी बोलता है इस एसपी का मुझे लोकेशन बताओ, लेकिन पुलिस के बड़े ऑफिसर बोलते हैं इस ऑफिसर को कम मत समझना, ये एड़ा किस्म का है, ये सिग्नेचर करने के समान एनकाउंटर करता है। आपकी सोच जहाँ समाप्त होती है विक्रम सिंह की सोच वहाँ से शुरू होती है। इससे उलझने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो तुम्हारी बुनियाद मिटा देगा। तेरी नेतागिरी तो पहले ही मिट चुकी है। दोस्तों जिस गाड़ी से किडनैपिंग हुआ था वो कार का पता चल जाता है और कार का मालिक का नाम था अमरेंद्र, जो कि जितेंद्र का बड़ा भाई था, उस नेता का बेटा था। फिर क्या था दोस्तों, एसपी विक्रम सिंह राठौर अपने एसटीएफ के जवान के साथ सीधा उसे अरेस्ट करने पहुंच जाते हैं उसका बंगला। जब वहां जाते हैं तो वहां वो नहीं मिलता है, तो पता चलता है वो अपने कंपनी में गया है और एक मीटिंग ले रहा था। दोस्तों सीधा वो कंपनी में एंटर करता है। गार्ड वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गार्ड वाले के ऊपर एसपी राठौर सीधा गन तान देते हैं कि सलामत रहना है तो बीच में नहीं आना, हम कानून का आदमी हैं। दोस्तों गार्ड डर से साइड हो जाते हैं और धड़धड़ाते हुए एसपी विक्रम सिंह राठौर सीधा मीटिंग रूम में जाते हैं और जोर से बोलते हैं अटेंशन प्लीज। दोस्तों वहाँ जितने भी मीटिंग में उपलब्ध थे लोग वो पीछे मुड़ के देखते हैं। एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि जेंटलमैन, मैं आप सबको डिस्टर्ब करने नहीं आया हूँ, मुझे सिर्फ अमरेंद्र से बात करनी है। अमरेंद्र अकड़ते हुए बोलता है तुम देख नहीं रहे हो एक अर्जेंट मीटिंग चल रही है, अगर मुझसे बात ही करनी है तो जाओ बाहर और रिसेप्शन में मेरा इंतजार करो। तभी एसपी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं ओए अकड़ किसको दिखा रहा है, अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से पीटते हुए थाने ले जाऊँगा और तेरी सारी अकड़ निकाल दूँगा। मैं क्या तुमसे उधार मांगने आया हूँ तो रिसेप्शन में तेरा बेट करूँ। दोस्तों उसके तेवर देखकर अमरेंद्र के छक्के छूट जाते हैं। सुन तो पहले से ही रखा था कि एड़ा किस्म का आदमी है, बात बात पर गोली चला देता है। दोस्तों अमरेंद्र झुकते हुए बोलता है ठीक है बताओ क्या बात है। एसपी विक्रम सिंह गाड़ी नंबर बताता है, बोलता है ये गाड़ी तेरे नाम से है। वो सुनते ही अमरेंद्र बोलता है गाड़ी मेरे नाम से, लेकिन मेरा छोटा भाई जितेंद्र इसे यूज करता है। तभी एसपी साहब बोलते हैं चाहे जो कुछ भी हो, जो भी सफाई देना हो थाने में चल के देना, अभी तुमको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। दोस्तों अमरेंद्र का चेहरा लाल हो जाता है। वो मीटिंग रूम में उपस्थित सभी लोगों को देखने लगता है। जीवन में पहली बार उसकी इतनी बेइज्जती हुई थी। तभी एसपी विक्रम सिंह अपना पिस्टल निकाल लेते हैं, बोलते चलता है या शूट कर दूं। दोस्तों अमरेंद्र के छक्के छूट जाते हैं और वहाँ से वो सीधा थाने आ जाता है। थाने में सब बात खुल के सामने आती है कि उसका छोटा भाई एक गाड़ी को यूज करता था। इधर दोस्तों उसके छोटे भाई जितेंद्र को इस सारी बात की खबर चल जाती है कि उसके बड़े भाई को गिरफ्तार करके ले गया है एसपी विक्रम सिंह राठौर। जितेंद्र अपने गुंडे दोस्त के साथ मिलकर एक प्लानिंग तय करता है। अब बोलता है जैसे ही एसपी अपनी ड्यूटी समाप्त करके ये जुहू बीच के बगल से गुजरेगा हम लोग उसे रोकेंगे और उसे अटैक करके समाप्त कर देंगे। दोस्तों ये मनी मन वो पुलाव बना रहा था। इधर एसपी साहब को एहसास हो चुका था कि हमने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है, अब सांप फुफकारेगा, इसलिए बिल्कुल वो अलर्ट थे और ऐसे भी वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे। दोस्तों वो अपने एसटीएफ साथी को बोलते हैं कि हमने अंडर कवर ऑपरेशन चलाया है, इसलिए तुम लोग हमारे ऊपर कवर रखना और अपने मन से फैसला लेना, गोली मारने में कभी भी हिचकना नहीं। थोड़ा भी खतरा लगे कि कुछ होने वाला है सीधा शूट कर दो, जवाब मैं दूंगा। क्योंकि ये गुंडे मवाली सिर्फ लात की भाषा, सिर्फ गोली की भाषा ही समझते हैं, इन्हें प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। दोस्तों एसपी साहब निकलते हैं अपने ऑफिस से, उनको कवर करते हुए उनके एसटीएफ वाले भी अगल बगल से निकलते हैं। सब सिविल ड्रेस में थे, किसी को भनक नहीं लग रही थी कि उनके साथ दर्जनों हथियारबंद लोग चल रहे हैं। ठीक जुहू बीच के बगल में एक इलाका आता है और एसपी साहब गाड़ी वहाँ मोड़ते हैं। तभी कई बंदूकधारी सामने आते हैं और हवा में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा जुहू का इलाका गूंज जाता है। एसपी साहब जोरदार ब्रेक मारते हैं और वो समझ जाते हैं नाग ने फुफकारना शुरू कर दिया है। तभी अमरेंद्र का छोटा भाई जितेंद्र
जो नेता का छोटा बेटा था, सामने आता है। बोलता है एसपी, तूने मेरे भाई की बेइज्जती की है, उसे थाना तक घसीटा है, अब तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जीवन में पहली बार हमारा भाई थाना गया है। तुम्हें ऐसी मौत मारेंगे तेरी रूह भी कांप जाएगी। और तुम मेरी इंक्वायरी कर रहे हो ना? हाँ, मैं खुले बोलता हूँ कि मैंने उस लड़की को किडनैप किया है और उसका सामूहिक बलात्कार भी किया है। जो उखाड़ना है उखाड़ लो। तभी एसपी साहब मुस्कुराने लगते हैं और बोलते हैं जितेंद्र, तुम्हें पता है जब से मैं आया हूँ मैं किसी पुलिस बल को साथ नहीं लिया। मैं एक अंडर कवर ऑपरेशन चला रहा हूँ और जब तक तुम समझोगे या समझने के लायक रहोगे तब तक तुम जिंदा नहीं बचोगे। दोस्तों, उनका इतना कहना था कि चारों तरफ से गोलियों की बाढ़ सी आती है और तड़तड़ाहट से एक बार फिर से जुहू का इलाका गूंज जाता है। और इस बार गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ साथ गुंडों की चीख भी गूंज रही थी। दोस्तों, चंद सेकंड में ही माहौल शांत हो जाता है और गुंडे के साथ साथ नेता का छोटा बेटा जितेंद्र की लाश भी वहीं पाई जाती है। एसपी विक्रम सिंह राठौर अपनी गाड़ी से जंप करके बाहर निकलते हैं और एसटीएफ के जवान को आदेश देते हैं, इन सब के पैर में रस्सी बांधो और बोट पे टांग दो, जैसे इसने उस लड़की के साथ किया था। दोस्तों, फिर क्या था? दूसरे दिन जुहू बीच पर जो भी आदमी आते हैं चीखते हुए भागते नजर आते हैं, क्योंकि एक बोट पर दर्जनों गुंडे की लाश टंगी पड़ी थी और उसके साथ साथ टंगा था वहाँ का एक्स मंत्री रामधारी का बेटा जितेंद्र। दोस्तों, चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। नेता के साथ साथ उसका बड़ा बेटा अमरेंद्र भी आता है और उसके साथ साथ कई पुलिस टीम आती है। कोई लाश को उतारने की कोशिश कर रहा था तो कोई नेता को सांत्वना दे रहा था और नेता गुस्से से पागल हो चुका था और अनाप शनाप बड़बड़ा रहा था, पूरे मुंबई में आग लगा देने की बात कर रहा था। दोस्तों, लाश का पंचनामा होता है, उनका क्रियाक्रम होता है, सब कुछ हो जाता है। नेता अपने बंगले पर एक मीटिंग रखता है। उस मीटिंग में शहर के बड़े बड़े गुंडे और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी शामिल थे और नेता बोलता है कि मुझे एसपी विक्रम सिंह राठौर की लाश चाहिए। दोस्तों, गुंडे हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमें मरना नहीं है। पुलिस के अधिकारी भी बोलते हैं कि नेताजी, जो हुआ सो हुआ, आपने भी एक एसपी साहब को मारा है, बदले में आपने बेटा खोया है, अब समझौता कर लो। दोस्तों, ये सुनकर नेता मुस्कुराने लगता है। उसे वही बात याद आती है जैसे उसने एसपी इंद्र प्रताप को मारा था। दोस्तों, वही चाल चलता है और एसपी ऑफिस जाता है और विक्रम सिंह राठौर को अपने यहाँ इनवाइट करता है। एसपी विक्रम सिंह बोलते हैं कि नेताजी, मैं आपके घर नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं आपके खिलाफ जाँच कर रहा हूँ, इसलिए बेहतर होगा किसी होटल में व्यवस्था कर लेते हैं मिलने का, अगर आप इतना जिद कर ही रहे हैं तो। नेता मनी मन खुश हो जाता है और बात तय हो जाती है। वहाँ का एक होटल था सनलाइट, जो कि फेमस बार था। वहाँ मामला तय हो जाता है और नेता अपने सारे गुंडों को इधर उधर वहाँ छिपा देता है। एसपी साहब आते हैं होटल का मुआयना करने और उनका इशारा एसटीएफ वाले समझ रहे थे। वो पहले से ही वहाँ पर छिप जाते हैं और एक एक लोगों पर बारीकी से नज़र रख रहे थे कि कौन ताक झाक ज़्यादा कर रहा है और उसे सबको अंदर कवर कर रहे थे। तय समय पर नेताजी आते हैं और एसपी साहब भी आते हैं। दोनों आमने सामने बैठते हैं और नेताजी उन्हें काफ़ी लालच देने की कोशिश करते हैं। अब बोलते हैं, मुंबई की जिस इलाका में बोलो वहाँ तुम्हारा फ्लैट होगा, बंगला होगा, जिस गाड़ी पर हाथ डाल दो वो गाड़ी तुम्हारा, जितना बोलो उतना पैसा। तभी विक्रम सिंह राठौर बोलते हैं कि आपने मेरे दोस्त को भी ऐसे ही लालच में फंसाया था, लेकिन मैं नहीं फंस सकता, क्योंकि मेरा दोस्त का कहना था अपराधी को कानून से सजा दिलवाएंगे, लेकिन मेरा मानना है फैसला ऑन द स्पॉट। मैं कानून पर तो भरोसा करता हूँ लेकिन कानून चलाने वाले पे नहीं, इसलिए फैसला मैं खुद करता हूँ। दोस्तों, ये सुनकर नेता अपने असली रूप में आ जाता है और नेता के साथ साथ उसका बड़ा बेटा भी आया था। अब बोलता है, एसपी, एक बार नज़र उठा के चारों तरफ देख लो, तुम मेरे आदमियों से घिर चुके हो, तुम भी अपने दोस्त इंद्र प्रताप की तरफ मारे जाओगे। उसके बाद कोई पुलिस वाला हमारे खिलाफ जांच करने की हिम्मत नहीं करेगा और आज आखिरी दिन है तुम्हारा, या तो हमारी बात मान लो या तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। दोस्तों, एसपी साहब अपने दोनों पैर उठाकर टेबल पर रखते हैं। अब बोलते हैं, जब मरना ही है तो ठाठ से मरेंगे। अब बोलते हैं, नेताजी, मैंने अंडर कवर ऑपरेशन चलाया है और इस ऑपरेशन को मरने वाले लास्ट में समझते हैं, और जब वो समझते हैं फिर समझने के लिए ज़िंदा नहीं बचते हैं, जैसे आपका छोटा बेटा, और अभी तुम्हारा नंबर है। दोस्तों, नेता काफ़ी तिल मिला जाता है, अपने शूटर को बोलता है, इसे शूट कर दो। दोस्तों, शूटर जैसे गन उठाते, अपनी हाथ सीधा करते, उससे पहले ही वहाँ गोलियाँ की तड़तड़ाहट गूंजने लगती है और शूटर वहाँ धड़ाधड़ गिरते जा रहे थे। सबकी चीख हवा में गूंजने लगती है और दोस्तों, पलक झपकते ही नेता के सारे शूटर जमीन पर औंधे मुँह पड़े थे। उनके जिस्म से गरम गरम लहू निकल रहा था और उनके पीछे से एसपी साहब के
एसटीएफ के चुनिंदा शूटर बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे वो एसपी साहब की तरफ बढ़ते हैं और नेता और उसका बड़ा बेटा दोनों को कवर करके रखे हुए थे। दोस्तों धीरे धीरे दायरा तंग होते जाता है। अब नेता और उसके बड़े बेटे दोनों के छक्के छूट गए थे, उसके तिरपन कांप उठे थे। अब क्या होगा? एसपी साहब सोफा से उठते हैं और एसटीएफ के जवान को आदेश देते हैं, इन दोनों माफिया गुंडे बाप बेटे को कुर्सी में बांध दो और मजबूती से बांधना। एसटीएफ के जवान दोनों बाप बेटे को बांध देते हैं। उसके बाद एसपी साहब उस नेता के सामने आते हैं, बोलते नेताजी आपने तो झंडा बहुत बार फहराया होगा, आपको ये पता है हमारा देश कब आज़ाद हुआ है? नेताजी चुप हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन एसपी साहब पूछते हैं कि हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? नेताजी चुप। फिर पूछते हैं एसपी साहब, क्या आपको राष्ट्रीय गान याद है? नेताजी चुप। फिर एसपी साहब बोलते हैं, तुम जैसे नेता ही इस देश को खोखला कर रहा है। बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं जो देश को लेकर चांद पे जा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी से भ्रष्ट नेता, अंगूठा टेक नेता देश को बदनाम भी कर रहे हैं और नेता को भी बदनाम कर रहे हैं। तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम्हें देशभक्ति याद दिलाऊंगा ताकि तेरा पाप कम हो सके। और दोस्तों एक एसटीएफ के जवान को इशारा करते हैं और एसटीएफ के जवान लोहे के रड में, जो कि काफ़ी नुकीला था, 2 तिरंगा बांध के लाता है और दूसरा इशारा पाते ही भारत माता की जय वंदे मातरम बोल के दोनों एसटीएफ के जवान नेता और उसके बेटे दोनों के सिर में वो लोहा जोर से घुसा देता है। लोहा दोस्तों सिर से होते हुए नीचे तक निकल जाता है। उस नेता और उसके बेटे को चीखने का भी मौका नहीं मिलता है और दोनों वहीं मारे जाते हैं और एसपी विक्रम सिंह राठौर का ऑपरेशन अंडरकवर सक्सेस हो जाता है। दोस्तों आपको क्या कहना इस कहानी पर? एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और एसपी साहब ने अच्छा किया है नहीं ये भी बताइएगा। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार ऐसी देशभक्ति कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।